बिहार की सियासत में लालू की बेटी की एंट्री हो गई है और बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, चुनावी मैदान में वो उतरने वाली है। रोहिणी लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बनेंगी और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। सारण सीट से वो उम्मीदवार होंगी। बड़ी और अहम बात तो यह है कि रोहिणी इससे पहले तक कहीं से भी सियासी एंट्री अपनी नहीं ले पाई थी। हालांकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर एक्टिव थी, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में आ गई हैं और रोहिणी आचार्य अब चुनाव लड़ेंगी सारण सीट से। सुनील जी, ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती कि सारण सीट से, जो कि लालू यादव की परंपरागत सीट रही है, लालू यादव भी कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगी। कि आपने लालू जी का जिक्र किया, आज सारण में जितना भी आर्थिक विकास हुआ, चाहे वो रेल चक्के कारखाना से हुआ हो, जो ये लाइफ लाइन है उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जेपी सेतु, इनके बनने के बाद से तो समझिए कि वहाँ क्रांति आ गया। जिस जमीन को लोग 10,000 15,000 रुपये कट्ठा भी नहीं पूछते थे, आज 20 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन है। आप इसका तहकीकात कर सकते हैं। और सभी पटना के जो समीप के लोग हैं, कोई धनरुआ, कोई फतुहा जाना नहीं चाहता, वो सारे लोग सोनपुर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, जो सामाजिक क्रांति के साथ साथ जो आर्थिक क्रांति माननीय लालू प्रसाद जी के कारण उस क्षेत्र में आया, उससे भी बड़ी बात है कि उस क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हों, उनके वर्कर हों, उनके वोटर हों, बाय नेम लालू प्रसाद जी जानते हैं और वो लोग भी लालू प्रसाद जी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने सभी जिला के जितने भी हमारे माननीय विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, सभी लोगों ने माननीय लालू प्रसाद जी के समक्ष और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समक्ष हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि यदि वहाँ पे हम लोगों को भारी मतों से अगर विजय हासिल करना है तो आप रोहिणी आचार्य जी को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाएं। इसलिए भी बनाएं कि आज रोहिणी आचार्य जी को घर घर की एक एक महिलाएं जानती हैं। आज जो हमारे सामाजिक जो विकृतियाँ फैलती चली जा रही थी, कोई बेटा अपने बाप को इज्जत नहीं करता है, कोई बेटी अपनी माँ का इज्जत नहीं करता है, उस समाज में जिस तरह का उन्होंने मिसाल कायम किया, जो उन्होंने अपने पिताजी को किडनी दान करके एक माइलस्टोन स्थापित किया है, वो अद्भुत है। जो उनकी त्याग है, उनकी जिस त्याग भावना से, जिस निष्ठापूर्ण और जो उन्होंने पिताजी के प्रति अगाध प्रेम दिखाया है, उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया और पढ़ी लिखी हैं आप। और चलिए इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल है और ये कहा जा रहा है कि अब रोहिणी आचार्य जो हैं वो राजनीति में उतरकर चुनाव लड़ सकती हैं। क्या इस खबर को हम कंफर्म माने या इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लालू यादव ने अभी हाल फिलहाल में महागठबंधन की जो गांधी मैदान में रैली हुई थी, पटना के गांधी मैदान में, और रोहिणी आचार्य को भीड़ के सामने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, वो दर्शाता है कि रोहिणी आचार्य को उनको चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक ऐसे ही जब तेजस्वी यादव महज 20 साल के थे, तब तेजस्वी यादव को चुनावी सभा में संबोधित करने के लिए बुलाया और उनकी भी एंट्री इसी तरीके से कराई थी। अब इसके बैकग्राउंड के पीछे जाते हैं कि रोहिणी आचार्य जो है सोशल मीडिया पर पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वैसे तो वो सिंगापुर में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है और ख़ासकर इन दोनों इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अपने एक किडनी को दान कर अपने पिता की जीवन रक्षा की और उसके लिए वो सुर्खिया में रही और उसके चलते लालू यादव ने भारी भीड़ के सामने उनको इंट्रोड्यूस किया। और ये जो सुनील सिंह जो है राजद के चीफ विप और लालू परिवार के काफ़ी करीबी है, उनका कहना कि रोहिणी आचार्य को लड़ना चाहिए इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इशारे इशारे में लालू परिवार ने सुनील सिंह के जरिए आम जन में सहमति बनाने की कोशिश की है। और ये पुख्ता मानिए कि अब वो सारण से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जो कि काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर ये पुख्ता जानकारी कि सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य होंगी। लेकिन अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, पशुपति पारस पर तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। दरअसल आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है।
उनके साथ नाइंसाफी हुई है। एनडीए को लेकर वो लगातार अपनी वफादारी, ईमानदारी दर्शा रहे थे, लेकिन एक भी लोकसभा सीट ना देकर उनके साथ पार्टी ने नाइंसाफी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज प्रताप ने कहा पशुपति के साथ गलत हुआ, बीजेपी ने पशुपति पारस का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। तो पशुपति पारस एनडीए में दरअसल जो बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें एक भी सीट नहीं दी गई है उनके गुट को, इसलिए वो नाराज थे और आज उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब उनका अगला कदम क्या होगा और उसका प्रभाव बिहार की राजनीति में, खासतौर पर बिहार में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति का पत्ता साफ हो गया है। चिराग पासवान ने एलजेपी का दिया बुझा दिया है। भतीजे ने चाचा को साइडलाइन कर सांसद तोड़ने का बदला ले लिया। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस को झटका लगा है। एनडीए की सीट बंटवारे में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिससे नाराज होकर पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा किया। वो मुखातिब भी हुए, लेकिन सिर्फ 2.25 मिनट की पीसी में 2 बात निकलकर सामने आई। एक इस्तीफा और दूसरा बीजेपी से मिली नाइंसाफी। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद एलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी ऐसी कि पशुपति पारस यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर न सिर्फ नाइंसाफी का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि वफादारी का पार्टी ने अच्छा सिला दिया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। एलजेपी अध्यक्ष की नाराजगी इस बात पर ज्यादा थी कि बीजेपी ने एलजेपी रामविलास को 5 सीटें दी, जिसमें हाजीपुर और समस्तीपुर भी शामिल है। तो वहीं एनडीए से उनका पत्ता साफ कर दिया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी-आर और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या, कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया। कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के साथ ही पशुपति ने भले ही नई राह पर चलने का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके साथ एक भी सांसद खड़ा नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त एलजेपी अध्यक्ष एनडीए का साथ छोड़ने की बात कह रहे थे, उस वक्त उनके साथ एक भी सांसद मौजूद नहीं था, जिसमें खगड़िया से सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, वैशाली सांसद वीणा देवी, नवादा से सांसद चंद्र सिंह और समस्तीपुर से सांसद और उनके भतीजे प्रिंस राज शामिल हैं। भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। यानी साफ है पशुपति पारस अब अकेले पड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी सीट से चिराग को भी एनडीए की तरफ से टिकट मिला है। साफ है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।